सर स्टार्ट होगी सर। ठीक है। Hello students. My name is Furqan Farooqi and I'm going to be teaching you environmental studies, environmental science. So there are still 5 minutes to the time of the class. So we'll start at 3:30 only. Until then, I am going to open the Q&A section for you guys so that you can ask any questions that if you have. So I see there are 33 students right now who have joined the class so far. So if any one of you have any questions until then, you can ask. You can type your questions in the Q&A box, and regarding the exam syllabus, what we'll study, anything else, then we can address that. Good afternoon, Muskan. What is the name of the book? The book is you can buy 𝑒𝑟-𝑒𝑛𝑒𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒 if you want to buy it from outside. Otherwise, there is the material that will be provided to you from SOL's team is good enough to study this subject. कोई बुक आपको बाहर से खरीदने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप SOL का बुक अभी आपको नहीं मिली है या आपको सिलेबस कलेक्ट करने में या बुक्स कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो तब तक के लिए आप इराक बरूचा खरीद सकते हैं। मैं एक लिख देता हूँ नाम यहाँ पे, इराक बरूचा। दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर, एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक है। इस नाम से आप सर्च करोगे इराक बरूचा एनवायरमेंटल साइंसेस, तो आपको बुक मिल जाएगी। ये बुक में बेसिकली जो भी आपका सिलेबस है वो कवर हो रहा है। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। देयर आर इन टोटल 7 यूनिट्स, out of which 4 or 5 will be taught by me and rest will be taught by another teacher. First 4 will be taught by me. एग्जाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? यार अभी तो मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही होंगे, बट यू नेवर रियली नो। अभी आपके एग्जाम में 4-5 महीने का टाइम है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी तब तक अनाउंसमेंट कर देती है, यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो प्रॉपरली। एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, जब अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो आप दे सकते हो कहीं पे भी। अगर आप किसी डिफरेंट सिटी के अंदर बैठे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आपको एग्जाम तो अटेंड कर ही सकते हो। आपकी सिटी में ही आपका सेंटर पड़ता है वैसे भी। बुक लक्ष्य मैंने बता दिया आपको, इराक बरूचा, आप देख लो अनाउंसमेंट में। गुड आफ्टरनून। ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? यार इस सेमेस्टर तो नहीं हो रही हैं, तो लेट्स सी। वी आर होपिंग कि हो जाए, हम भी टीचर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, लेट्स सी। क्योंकि SOL कंपेयर टू रेगुलर कॉलेजेस, SOL के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो अब एकदम से ऑफलाइन को ऑनलाइन को ऑफलाइन लाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन होगा, बट आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं SOL, आई एम अ टीचर, not the academic, I mean not the clerical or official staff of SOL. So they will be able to answer that more accurately. Yes, you can use Iraq Barucha book, but you don't really have to. The material that is being provided by SOL is good enough for this subject. But if you don't have that book right now, you can go for Iraq Barucha. Should I focus more on CA or BCom? You should ask that question to your accounts or economics teacher. I'm probably not the right person to answer this. Is there any WhatsApp or Telegram groups?
See, I can't create any Telegram or WhatsApp group. Any of you can create that group, and then you can add me to that group if you want to. But I will share all the PPTs here in the classroom only. Whatever, जैसे मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की पीपीटी नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ वन ड्राइव या गूगल ड्राइव के लिंक की फॉर्म में। वन ड्राइव लिंक के फॉर्म में आपको पीपीटी यहाँ शेयर कर दूंगा मैं इसी चैट बॉक्स के अंदर। उसके बाद आप अपनी पीपीटी को आप जैसे चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग ईच अदर, वो आपकी मर्जी है। आप अपने आप को एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना लें। ऑफिशियली कोई ग्रुप नहीं है SOL की तरफ से। यही आपका टीम्स में जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है वो आप कर सकते हैं। Why you're not showing your face? I think I am showing my face. Are you not able to see my face? My camera is on. How much time will it take to complete the course? See, I have 8 classes with you. Another teacher also has similar 7 or 8 classes, 7 classes or 8 classes with you. So in total, I think 15 classes, which will span over almost 2 or 2.5 months. Make a Google Classroom for EVS and postcode. See, I cannot make any classroom or any group. I'm officially not allowed to do that, but you can do that. I will share all my PPTs, everything that I teach in this chat box only. Or you can also text me. Text me as in message me on the Teams app itself. I will share there. So Anonymous, you can make a group since you seem the most active. लास्ट टाइम हो रहा था ऑफलाइन हो गई, ऑफलाइन रेगुलर कॉलेजेस की हुई है, SOL की अभी ऑफलाइन नहीं हुई है मोस्ट लाइकली। हाँ, I will also share the link to the PDF book. Let me share it right here. Iraq Barucha. There is, I have a PDF copy. Thanks for reminding this. I have a PDF copy of Iraq Barucha. I will share it right here. Hang on a second. Just give me one moment. I am sharing the link. So I've shared the link to the book itself. एग्जाम मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही होंगे, बट अगर कोई चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होंगे मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। इसके बाद हम क्लास के बीच में मैं आपके डाउट्स लूंगा जो भी। So I hope everyone is able to share, see the PPT. तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस।
इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडी। सो इसके अंदर 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है, स्कोप क्या है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस, पब्लिक अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशंस क्या है जो इन्वायरमेंटल साइंस को मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन या environmental awareness के लिए बनाए गए हैं, and what are the important people, what are the important individuals who have contributed in some way or the other towards preserving our environment. तो फर्स्ट स्लाइड है डेफिनेशन। तो environmental studies is multidisciplinary। multidisciplinary का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स आर रिक्वायर्ड। व्हाट मल्टीपल डिसिप्लिन्स, लाइफ साइंसेज जिसके अंदर बायोलॉजी, हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, अर्थ साइंसेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आ जाएगा, अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, सोशल साइंसेज जिसके अंदर इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, फिजिकल, ज्योग्राफी। तो एवरीथिंग, नॉलेज फ्रॉम एवरी डिफरेंट फील्ड इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड और स्टडी इन्वायरमेंटल साइंसेज। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसको समझने के लिए हमें डिफरेंट फील्ड्स की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, उससे पहले तो हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है ना कि प्रॉब्लम क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग द इशू, to understand the issue will require life sciences and earth sciences, ठीक है। Then to design a solution for that issue we need applied sciences including physics, chemistry, biology, and then to physics, chemistry, engineering, statistics, computer sciences. These are all that we require to design a solution. And then implementation, to implement those solutions we need social sciences, we need economics. To implement that solution we need to do cost analysis. Business, we need accounting, we need economics. And to if there is a message that needs to be conveyed, we need philosophy, we need history, we need physical geography. So these are all the disciplines that we will need to understand and preserve our environment. All right, so what is the scope? Understanding the landscape. The first thing is understanding the landscape. We have to understand what is happening around the world. Okay, what is our environment exactly? So what are forest dwellers? What are rural communities? What are urban communities? These are the three communities into which the human population basically has been divided. Forest dwellers, the people who are living in the forest. So they are most affected by deforestation, reallocation due to minings or dams. Rural communities are most affected by droughts, floods, reduced agricultural productivity. Urban communities are most affected by pollution, excess solid waste, unsanitary habitation. So we have to divide the people into three categories: forest dwellers, rural communities, and urban communities. And then we have to identify what are the problems associated with each of these three communities. All right. So natural resources. Next thing that we have to understand, what natural resources do we have and how to use them so that we don't run out of them as quickly. So there are two types of natural resources: renewable and non-renewable. Renewable resources are those which are present in almost unlimited quantity. For example, the radiations of the sun. Sunlight is a renewable resource. So we have unlimited amount of that. Okay. Water is a renewable resource, but not fresh water, not drinking water, by the way. Water is a renewable resource, but not fresh water. The fresh water is not a renewable resource. All right. Geothermal energy is a renewable resource. इसके अलावा तो यही कुछ मेजर, ओशन थर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑलराइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बहुत सारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देयर इज अ टर्म रिटन इन फ्रंट ऑफ इट, यू कैन सी यूज द इंटरेस्ट नॉट द कैपिटल। ऑलराइट, use the interest not the capital means basically you should use the resources that are being generated every year, not the deposits, ठीक है। you don't use it fast enough, इतना तेज यूज नहीं करना है कि उनके जो deposits हैं वो खत्म हो जाए। For example, the rate at which we are mining coal and petroleum is so fast that we are actually running out of those resources. Similarly, we are using the soils resources so fast that we are running out of productive soil, basically fertile soil. So there is a campaign right now going on by some Sadhguru ji. Sadhguru एक campaign कर रहे हैं आजकल, save soil. So he is doing a motorbike ride around the world to spread awareness about
the basically the importance of fertile soil in our land, fertile soil on earth. It's a great campaign. It's a good campaign, but उनके उसमें कुछ थोड़ी बहुत criticism भी मिल रहा है because he himself has built his ashram on some land and doing so he has destroyed a large amount of fertile land basically. तो वो खैर अलग चीज़ है. That's a political aspect. But the thing that he's doing, where he's spreading awareness about the uh, conservation of fertile soil, that is very important. Anyway, so individual role and responsibility that we have to understand key. Each of us has a role in preserving our environment. It's not our government, it's not the institution, it's not the scientists only. Each one of us has a certain role that we have to play to preserve this environment and leave this earth in a condition that is livable for our future generations. In fact, it's not about future generations anymore. We are seeing the effects of climate change right now. You can see in Delhi, this April it broke the records of almost past 75 years. It was the highest temperature that is ever recorded. So climate change is not an issue of the future anymore. It is the issue of the present. Right now, currently, we are being affected by climate change. So you have to understand that fact and act accordingly. Overpopulation is one of the biggest problems that is affecting the climate change. More people require more resources. More resources require more consumerism, leads to more consumerism. So, sorry, more people lead to more consumerism and more consumerism lead to exploitation of resources. So जितना लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ही रिसोर्सेज की हमारी जो अर्थ की एक चीज़ होती है, पढ़ोगे इकोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट आगे, एक चीज़ पढ़ोगे कैरिंग कैपेसिटी. तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है जैसे गाड़ी है, एक 5 सीटर कार है, उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं. उसके अंदर अगर आप 6 लोग या 7 लोग बैठा दोगे तो वो कार क्या हो जाएगी, वो ठीक से चलेगी नहीं. हालांकि आप सोचो कि 6 लोग 7 लोग बैठा के भी कार चलती है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी फ्यूल एफिशिएंसी घट जाएगी ना. उसके अंदर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो अनकंफर्टेबल होंगे. ठीक है, तो सेम इज हैपनिंग विद अर्थ. अर्थ की एक सर्टन एक पर्टिकुलर अर्थ या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की एक कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है कि इतने रिसोर्सेज उसके अंदर हैं कि वहाँ पर 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन जी सकती है. अब वहाँ 50 लाख लोग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के रिसोर्सेज को ड्वेंडल करेंगे. अब दिल्ली जैसी जगह के अंदर वाटर शॉर्टेज क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली कैन नॉट सपोर्ट सच अ लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है. उसके बाद दिल्ली की कंडीशन, अगर आप दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, देयर आर प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम राजस्थान टुवर्ड्स दिल्ली. हम कहते हैं दिल्ली में पोल्यूशन है, पोल्यूशन है. मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अगर आज हम सारी गाड़ियां शट डाउन कर दें, सारी इंडस्ट्री शट डाउन कर दें, जितनी पर पोल्यूशन करने वाली चीज़ें मैन मेड है वो शट डाउन कर दें, उसके बावजूद भी दिल्ली जो है वो कम्प्लीटली उतनी क्लीन एयर दिल्ली की नहीं होगी जितनी किसी पहाड़ों पे किसी अच्छी जगह की होगी. जैसे मान लो फिर हिमाचल की होगी या फिर उत्तराखंड में किसी अच्छी शांत जगह में एयर होगी. क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर नेचुरली राजस्थान की तरफ से विंड्स चल रही है, हवा चल रही है, जिससे थोड़ा बारीक जो डस्ट होती है बेसिकली सैंड होता है वो उड़कर दिल्ली में कॉन्टिन्यूसली आता रहता है. तो पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली के अंदर हमेशा से हाई रहा है. इसी वजह से जब दिल्ली के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स थे, उस टाइम पे उन्होंने एक्चुअली टू प्रिवेंट दिस दे डेवलप्ड अ वॉल ऑफ फॉरेस्ट. उन्होंने राजस्थान और दिल्ली के बीच में प्लांटेशन कराया था बहुत बड़ी, कॉन्टिन्यूस एक जंगल उठा दिया था उस लाइन के साइड पे. तो उससे ऑब्वियसली कुछ हद तक कम हो गया था, बट इट डिड नॉट रिड्यूस कम्प्लीटली. So Delhi itself is gonna stay polluted. But if you add more and more people to it, and more cars and more industries, so the pollution will keep on increasing and it will become unlivable someday. So modern consumerism is the problem. एक तो सिर्फ ओवर पॉपुलेशन अकेली नहीं है, पॉपुलेशन जो है बढ़ती रहती है अगर इस रेट पे भी. एंड वी वर लिविंग इन अ लाइफस्टाइल दैट वाज there 50 years ago or 100 years ago, or even if we were not living that lifestyle, with our modern we did not increase consumerism. What is consumerism? Consumerism is basically consumption of more resources than you need. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बाइंग 10 क्लोथ्स इफ यू नीड 5. अगर आपको हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 5 5 कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन आपने 10 खरीद रखे हैं, 15 खरीद रखे हैं. आपके घर में एक गाड़ी की ज़रूरत है, आपने 4 खरीद रखी हैं जस्ट टू शो ऑफ. ठीक है. आप एक 2 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन आपने 5 BHK ले रखा है. ठीक. तो ये क्या है? कंज्यूमरिज्म. आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, जस्ट टू शो ऑफ और जस्ट फॉर फन, जस्ट टू फील गुड,
You have basically bought things that you don't need. Okay, you change your phone just because a new model of iPhone has arrived. Your phone is perfectly fine, but you are throwing it away and creating electronic waste basically. Okay, you are throwing away a good pair of jeans just because you are bored with it. You are throwing away good t-shirt because just because you are bored with it. You are buying 10 t-shirts every season just because you don't want to repeat your clothes. So that is consumerism. That is creating a major problem. I'll give you context. I personally work on wastewater released from textile industries. So in my research, when I was collecting samples and surveying these textile industries, I found that when I went to one of those textile industry and I asked him how this process works and all that, he told me to dye one cotton t-shirt. Okay, dye करने के लिए. I'm not saying to manufacture. Manufacture is whole another process. Just to dye one cotton t-shirt, it takes approximately 25 liters of water. So one cotton t-shirt takes 25 liters of water and then add 20 liters more to it while the cloth is being manufactured. So your one cotton t-shirt is basically using approximately 50 to 60 liters of water just to manufacture. So that is the amount of water that it is wasting. Anyway, comparatively, polyester is much more environmental friendly in terms of because it has a longer life cycle, first of all, and it does not use as much water. It does not get dirty as soon as cotton. So cotton, polyester or the mixed, basically synthetic fabric is much more environmental friendly than cotton. But in Delhi, obviously, it is not possible to wear synthetic clothes in this summer at least. That is a problem. But to combat modern consumerism, what can we do? We can reuse. We can first reduce. Actually, it should be first reduce and then reuse. So first we have to reduce our consumerism. We have to buy less clothes, less gadgets, less cars, travel less if we don't have to use public transport. We have to basically reduce our consumerism. Secondly, we can reuse things. Okay, if there are things that can be used again in some other way, we should reuse that. Instead of throwing away your clothes in the garbage, or if you do that, you should give it to someone who needs it. So it can be reused. You should reuse plastic bottles if you buy them. You could put plants in them. There are a lot of things. Or give it to a recycling near you. You see, the best plastic to recycle is the PET bottle plastic. So if you ever buy PET bottle plastic, you should give it to someone who's collecting PET bottles. If you see some guy, you all probably see some people collecting in carrying these bories. ये जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं ना, इनको अगर आप आसपास कोई दिख रहा है तो इनका काम आसान कर दो. अगर कभी आपके पास बॉटल है प्लास्टिक की, PET बॉटल्स हैं, जो पानी की बॉटल से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, यू शुड गिव इट टू देम. क्योंकि यही एक प्लास्टिक है जो सबसे इफेक्टिवली रिसाइकल हो जाता है और जो अच्छे से हो रहा है. बाकी प्लास्टिक से इतने ढंग से रिसाइकल हो नहीं पाते, तो आधे से ज़्यादा तो फेंक दिए जाते हैं वैसे. लेकिन ये बहुत अच्छा होता है. अब ये प्लास्टिक अगर आप मिक्स कर देते हो ना दूसरी चीज़ों के साथ, तो उनके लिए कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ये वाला प्लास्टिक ऑल्सो एंड्स अप इन लैंडफिल्स. ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. इसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of studying environmental sciences? Why are we studying this subject? तो आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है एनवायरमेंटल साइंस? आप सोचोगे हमें तो कुछ करना ही नहीं है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ठीक है, तो पहला, एनवायरमेंट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है सारे के सारे रॉ मटेरियल्स. हर चीज़ का हर चीज़ आपकी किसकी वजह से आ रही है? एनवायरमेंट की वजह से. आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, पेट्रोल यूज कर रहे हो, एवरीथिंग. क्लीन एयर दैट यू ब्रीदिंग, दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड. आप सोचते हो कि यार ये तो ठीक है ना, ये तो है ही अवेलेबल, बट इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है ना. यू विल हैव टू वर्क फॉर इट. या क्लीन वाटर आपके घर में आ रहा है, यू डोंट इवन थिंक बिफोर वेस्टिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और जस्ट कीपिंग द टैप ओपन व्हाइल यू आर वॉशिंग योर हैंड्स. और इट्स नॉट दैट सिंपल. इफ यू रन आउट ऑफ वाटर, कभी आपके घर में पानी गया ही होगा, सबने कभी ना कभी फेस किया है कि पानी नहीं आया एक दिन घर में. तो सोचो आप कितनी परेशानी हो जाती है. बट हम भूल जाते हैं क्योंकि अगले दिन पानी आ जाता है. ठीक है, लेकिन कंडीशन खराब होती जा रही है और फिर हम वी डोंट टेक एनी एक्शन, वी डोंट स्टार्ट, ईच ऑफ अस स्टार्ट प्रिजर्विंग. तो ये कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि अगली बार 2 दिन पानी नहीं आएगा, उससे अगली बार 3 दिन नहीं, फिर 4 दिन नहीं, और फिर हफ्तों तक नहीं आएगा. ठीक है, एंड इमेजिन व्हाट यू विल डू. सोचकर आप अगर ढंग से सोचोगे ना, यू विल गेट एंजाइटी अटैक्स थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स.
these are very severe. आप सोचोगे सर एंजाइटी लेके करना क्या है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, आप कर सकते हैं। ठीक है, ईच ऑफ यू वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, ईच ऑफ यू। ठीक है, आप टॉयलेट फ्लश कर रहे हो, ठीक है, आप पार्शली फ्लश कर दो उससे कम्प्लीटली इफ यू नॉट डोंट नीड इट। अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो यू सी इफ यू आर लीविंग द टैप ओपन व्हाइल यू आर वॉशिंग योर हैंड्स। ठीक है, शावर के अंदर आप कितनी देर शावर के नीचे खड़े होते हो, क्या आपको एक्चुअली ज़रूरत है उतनी देर शावर के नीचे खड़ी होने की, या नहाते वक्त उतना पानी वेस्ट करने की। ठीक है, आपके घर में आरओ लगा हुआ है, क्या आप आरओ का पानी कलेक्ट करके ये रीयूज करते हो? आरओ के नीचे जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है या उसको आप नाली में बहा रहे हो? ठीक है, अगर बाहर हो तो यू शुड कलेक्ट इट, पुट अ बकेट अंडर इट एंड यूज दैट वाटर समवेयर एल्स। वॉशरूम में यूज कर लो, सफाई करने के लिए यूज कर लो, धुलाई करने के लिए यूज कर लो। इफ देयर आर प्लांट्स इन योर हाउस तो अपने गार्डनर से या किसी से पूछ लो कि कोई प्लांट जो है वो अगर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है थोड़ा, तो प्लांट्स के अंदर भी उस पानी को डाल सकते हो आप, जो आरओ के नीचे पानी आता है। इट इज़ वेरी क्लीन, यू कैन बेद विद इट, नहा सकते हो आप उस पानी से। अगर आपके घर में खारा पानी आता है ऑब्वियसली तो फिर उससे नहीं नहाओगे, लेकिन अगर फ्रेश वाटर आ रहा है तो आपके आरओ का जो कलेक्टेड पानी है वो खराब पानी नहीं है कोई। ठीक है, इट माइट जस्ट हैव अ लिटिल बिट हायर सैलिनिटी। ठीक है, वो भी तब होगी जब आपके घर में बहुत खारा पानी आता है, अदरवाइज यू कैन इवन वॉश आवर विद इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बी केयरफुल ऑफ हाउ मच वाटर यू आर वेस्टिंग, because natural resources are limited and we will run out of them one sooner than later. The environment necessary without conserving the limited natural resources, maintaining the quality of the environment, all life support and system would collapse. Loss of quality in all spheres of environment will affect and different sections of the society differently depending on social divide. अच्छा ये भी है कि environment जब डैमेज होता है ना, तो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन डिफरेंटली इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो रिच आर एक्चुअली द वंस हु आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट मोर। आप सोचो अगर कौन ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है, किसके घर में 5 या 10 बेडरूम्स हैं, किसके पास 4 गाड़ियां हैं। ठीक है, अगर उसके घर में 5 या 10 बेडरूम्स हैं तो उसकी सफाई करने के लिए वो पानी भी ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, कौन शावर के अंदर टब यूज कर रहा है। ठीक है, किसकी गाड़ियों से फॉसिल फ्यूल से कौन एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है बाई ड्राइविंग 4 कार्स। ठीक है, कौन फ्यूल ज़्यादा बर्न कर रहा है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज वो कर रहे हैं। लेकिन एनवायरनमेंट पे जब डैमेज होता है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपदाएं आती हैं, बेसिकली जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनसे इफेक्ट कौन होता है सबसे ज़्यादा? द पीपल हु आर पुअर, who are not actually responsible for the things that are happening, who are most likely at least least responsible, not responsible नहीं कहेंगे तो at least least responsible for the things that are happening to our environment, because they don't have any shelter, they don't have houses big enough to shelter them. अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो उनके घर के पास इतनी बड़ी बड़ी टैंक्स नहीं है कि वो 4 दिन का वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, बट द पीपल हु आर रिच दे हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज और दे कैन बाय दैट वाटर सिंपली। ठीक है, अगर पानी की शॉर्टेज होगी तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मजबूरी हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये पैकेज्ड वाटर यूज कर लेंगे घर में नहाने के लिए, बिकॉज दे आर रिच इनफ टू यूज दैट, बट द पीपल हु आर पुअर कांट डू दैट। ठीक है, अब ये एयर कंडीशन एक्सेस यूज करने की वजह से अब आप घर में एयर कंडीशन चला रहे हो। ठीक है, इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली रनिंग इट एट 16 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस, that is extremely poor practice. That is bad for your health. First of all, it is bad for your health. You should not run your air condition below 23 degrees Celsius. 23 degrees Celsius is the ideal condition to run an air condition. If you're running it below that, you are ruining your health and you are definitely ruining the environment. Because to maintain 23 degrees Celsius in Delhi's environment, Delhi's temperature, your air conditioner has to run continuously. It does not cut away. And then you keep opening your doors and windows in between, then itself. So that air conditioner is releasing so much heat into the Delhi. Think about the poor people who are running outside on the roads doing their jobs, and your air conditions hot air is actually blowing on their faces, not directly, but this is what creating the more and more air conditioners being planted into each home, the hotter and hotter the environment is getting. So think before you turn on your AC and just leave it on even if you don't need it, and running it on 18 degrees Celsius or 20 degrees Celsius for all day. So why do we require public awareness? I think I've already answered this question by telling you all those things. There are several things that everyone is doing now. Okay, to reduce waste that is being created, increase vigilance towards defaulters, strong public opinion about pro or anti-environmental policies, stronger participation with NGOs to clean up projects,
Improve participation in local waste management initiatives, rainwater harvesting systems, plantation drives, change in consumer behavior leading to more investment in environmentally safe products, more investment in green technology and other sectors. So that is why we need to tell public what is happening in the environment so that we can achieve all these goals. So there are several national level institutions that are actually helping conserve our environment. A few of those are these: Zoological Survey of India, Kolkata. So basically, this particular organization is listing all the animals, all the fauna, basically flora and fauna. You must have flora is the uh, plants that are present in that particular environment. Fauna is the animals. So Zoological Survey of India is basically listing all the animals that are present in Indian environment. And similar is the Botanical Survey of India, that is listing the plants basically, that are various kinds of plants or the variety or the diversity of plants that are in India. Bombay Natural History Society, the Natural History Society is also listing basically is it is helping conserve forests and wildlife. World Wide Foundation for Nature. So this is one organization. Center for Science and Environment, CSE. CPR Environmental Education Center, Center for Environmental Education, Bharatiya Vidyapeeth. So all these organizations have more or less similar goals. Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, Coimbatore. So these are different various organizations in India mostly. All of them are in India that are working towards conserving our environment. All right. Before I move on to the next slide, I'll take a few questions of yours. If any one of you have any questions, you can ask now. अच्छा, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करी है, तो आपकी भी क्लासेस होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर से ऑनलाइन हो जाएंगी अब। कोशिश कर रहे हैं। देखो देखो इसलिए मैंने पहले भी बोला कि एसओएल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वे हायर कंपेयर टू ऑनलाइन, आई मीन रेगुलर कॉलेजेस। तो यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, एसओएल के लिए मैनेज करना इतने सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू, जब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ था मोड, तब भी बहुत मुश्किल हुई थी ये सब कुछ करने में ऑर्गेनाइज, और अब ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना और भी मुश्किल है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके होगा। People in the SOL are working really hard and trying their best to bring you back to the offline classes. अगर ये क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो एग्जाम भी मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर दो, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड एज अ रिकॉर्ड, or the SOL authorities will only decide whether an exam will be online or offline, but seems like it will be online mostly. Suggest a book. I have already suggested, Sanju. I have posted it in the announcement. Iraq Barucha is the name of the book. I have also shared the link to download that book. I am applying it to you as well in the personal chat. This is the book. Download it from this link. Chapter 1. So Nakshi Gupta, we are doing Chapter 1, Unit 1, Multidisciplinary Nature of Environmental Sciences. I can't see. I think there is some problem with your connection there. सर क्लास 3 o'clock में स्टार्ट होता है, 3:30 क्लास स्टार्ट होती है, 3:30 से 4:30 क्लास का टाइमिंग है। एसओएल को ऑफलाइन स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा अभिषेक, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू ब्रिंग इट ऑफलाइन ओनली। एवरीबडी वांट्स टू ब्रिंग इट बैक टू ऑफलाइन ओनली, तो आपको स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। यू वेलकम हिमांशु। इट्स अ ब्लैक स्क्रीन। पिक्चर क्लियर नहीं है, ब्लैक स्क्रीन है। अगर एक मिनट, आई होप अभी क्लियर है।
ब्लैक स्क्रीन तब आएगा जब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, और अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे तो आपको दिखना चाहिए। बुक का नेम है इराक बरूचा, जिसको भी डाउनलोड करनी है मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, मैं हिंदी में स्विच करने की कोशिश कर। सिलेबस एक्सप्लेन करना है। सिलेबस देखो ऐसा है कि आपके कुछ इन टोटल, एक मिनट, there are 7 units in total, out of which I will be teaching the first 4, and the rest of the 3 will be taught by some other teacher, and we will finish the entire thing in 2 months approximately. बुक मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। Study material that you got is not similar to the PPT. See, as I think, okay, मैं ना एक बार ये confusion पहले भी हो रहा था। I will ask the SOL to send me the study material as well so that I can modify. Speak louder. Okay. टीना, मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं है, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो शेयर कर सकता है प्लीज यहाँ पे लिंक। स्वाति, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिलेबस ऑलरेडी, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड। सोल्यूशन एक ही है, बस अमीर बनो। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है यार। अमीर बनो, ऑब्वियसली एवरीबडी शुड ट्राई टू बी रिच, ट्राई टू बी सक्सेसफुल, बट ऐसे अमीर मत बनो जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अमीर बनो, रिस्पॉन्सिबल अमीर बनो, एंड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। बी काइंड टूवर्ड्स अदर फेलो सिटीजन्स। Exam date will be announced as soon as the syllabus is over. It will be after 1 or 2 weeks of the syllabus. So most likely, it's right now it's May. तो आपके एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली। जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने चाहिए, फर्स्ट सेकेंड वीक में। कोयम्बटूर कहाँ है यार? मैप पे सर्च करके देख लो कहाँ है। टाइम टेबल में क्या शो हो रहा है यार? ये एसओएल में एक बार बात कीजिए, मुझे इस बारे में नहीं पता कि आपके टाइम टेबल में क्या शो हो रहा है। स्टडी सब्जेक्ट को लेकर दिया गया। जी बिल्कुल, अभी तो देखो ऐसे हिमांशु, ऐसा है कि इन्वायरमेंट को अवेयरनेस को लेकर, इन्वायरमेंटल स्टडीज के सब्जेक्ट को ही लेकर अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में ऐसी हैं जो पढ़ा ही नहीं रही हैं इस सिलेबस को। ठीक है, अभी ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी ने इसको कंपलसरी कर दिया सबके लिए। आप बीकॉम स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज एवरीबडी, आपको पास ही तो करना है सब्जेक्ट। आपका कोई स्कोर थोड़ी चेक करेगा, लेकिन आप इसकी क्लासेस अटेंड करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो थोड़ा बहुत तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगा ना। यू इंस्टेड मतलब instead of being completely in the dark, you will learn something. Maybe some people, some of you will get inspired enough to do something about it.
और एटलीस्ट द अदर हु आर नॉट गेटिंग कम्प्लीटली इंस्पायर्ड, वो एटलीस्ट अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे। तो ये ज़रूरी तो है, इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप सिंपली ये करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स, मेक, अब देखो आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास बहुत इजीली करने के लिए, यूट्यूब है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक बनाते हो आप, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, तो मेक रील्स अबाउट इट, ठीक है, पोस्ट डालो, सोशल मीडिया का यूज़ करो सबसे इजीली। अभी आपकी यंगर जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है, सभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। सो रीच आउट टू पीपल थ्रू सोशल मीडियाज, मेक देम अवेयर, दिखाओ उन्हें कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। बुक नंबर 1 में होगा ये। एग्जाम डेट ऑफ सेकेंड सेम, देखो एग्जाम डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली जून एंड या जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर ही आपके एग्जाम हो। श्रुति, आपने अगर इंग्लिश में चूज किया है तो इंग्लिश में ही लिखिए, देखिए मोस्ट लाइकली ओबीई एग्जाम होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश में चूज किया है तो बेटर है इंग्लिश में ही लिखो, बट हाँ अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो एक बार एसओएल में ये कंफर्म कर लेना वेदर यू कैन राइट इट इन हिंदी और नॉट। आई डोंट नो इसका प्रोविजन क्या है। बुक नंबर 1 है अनोनिमस। You're not able to copy what link? Which link? The book link that I shared. You will be able to take class. See, study material is not so different from PPT. That you're teaching is multidisciplinary nature of environment. तो PPT के अंदर एग्जैक्ट हेडिंग्स नहीं डली होंगी ना, जो आपके सिलेबस में लिखा है उसी को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इट्स द सेम थिंग, अगर आप पढ़ोगे उसे डिटेल में तो आप हेडिंग्स क्यों मैच कर रहे हो, जो पीपीटी में हेडिंग्स हैं वो आपके उसके हेडिंग से मैच कर रही है, नहीं कर रही। चैप्टर है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर और कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, साथ में ये डिफरेंट तरीके से लिखा हो सकता है आपकी एसओएल बुक के अंदर। हिंदी मीडियम के लिए भी आती है इराक बरूचा की बुक, वो आप ले सकते हो मार्केट से, हिंदी यही सेम बुक इराक बरूचा हिंदी में भी आती है। बुक नंबर 1 है। How many chapters are in EVS? There are 7 chapters in total, out of which 4 I will be teaching. The rest 3 will some other teacher will teach you. यार जुलाई के अंदर है मोस्ट लाइकली एग्जाम आपके, देखो बाकी अब मैं कंफर्म मेरा सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस है वो मोस्ट लाइकली जून में खत्म हो जाएगा, जून जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर, तो तभी आपके एग्जाम होने चाहिए जुलाई के अंदर। बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है अगस्त में। Material from SOL is really different from people. Is there is some internet issue with them. So I'm sorry, I'm not sure about when your results will come out. Minimum marks 40% होते हैं आई थिंक टू पास द एग्जाम। पीपीटी का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, हाँ। रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होंगी आफ्टर योर द लेक्चर्स हैपन।
Okay, I am pinning the WhatsApp group link. तो ये WhatsApp ग्रुप जो बनाया है इसका लिंक भी मैं पिन कर रहा हूँ। ये सुमित ने WhatsApp ग्रुप क्रिएट किया, ये उसका लिंक है। मैं पीपीटी का लिंक भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो लिंक भेजा है ये प्रेजेंटेशन का है, जो मैं आज आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। आपको कॉलेज के दर्शन कब होंगे? यार कुछ नहीं कह सकते कब दर्शन होंगे, बट होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर। अगस्त में होंगे एग्जाम। वही वाटर रिसाइकल होकर वापस आता है। तो रिसाइकलिंग के अंदर जितनी एनर्जी खर्च होती है उससे भी तो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। आपको पता है वाटर रिसाइकल कैसे होता है? वेस्ट वाटर को क्लीन करने के अंदर कितनी एनर्जी लगती है और उसकी वजह से उस पोल्यूटेड वाटर से आपकी रिवर्स कितनी डैमेज हो रही है। और वेस्ट वाटर, सारा वाटर रिसाइकल होकर वापस नहीं आता, बहुत सारा ओशंस के अंदर भी जाता है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स ड्राई होंगी और जब वो जाके ऊपर जाएगा आसमान में, वो सारा का सारा पानी वापस रिवर्स में नहीं गिरेगा। सम ऑफ इट विल fall into the ocean and that water will not be drinkable anymore. So the fresh water can actually reduce. It's not like कि ये completely recycle होके वापस सारा का सारा आ ही रहा है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेंगे तो सारा सारा पानी वापस नहीं आएगा। यस, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगी। हाँ, तो एकेडमिक कैलेंडर में अगस्त में है तो फिर अगस्त में ही होंगे एग्जाम मोस्ट लाइक। अच्छा सॉरी, ये जो लिंक था ये बुक का नहीं था। हाँ, प्रतिमा सॉरी, मैंने आपको दो लिंक भेजे हैं, एक प्रेजेंटेशन का लिंक है और एक बुक का लिंक है। प्रीति अभी कुछ फाइनल नहीं है, अगस्त में अगर है तो अगस्त में ही होंगे, डेट अभी फाइनलाइज नहीं है एग्जाम की। बहुत बढ़िया हिमांशु, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा दैट मीन्स आई वाज सक्सेसफुल एट टीचिंग यू वेल इनफ, थैंक यू। until when we are going to switch completely renewable resources? देखो, renewable resources access पे बहुत डिपेंड करती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बट इन नेक्स्ट अब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिपेंड करता है।
इन एटलीस्ट व्हीकल सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे शिफ्ट करना, थोड़ा रिन्यूएबल, अब व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फिर शिफ्ट करना बेनिफिशियल लग रहा है इस टाइम पे। तो लग रहा है कि अगले 15-20 साल के अंदर ऑलमोस्ट 90% शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अब बाकी जहाँ तक बात है कि सोलर पे कब तक कम्प्लीटली शिफ्ट हो पाएंगे, या हाइड्रोथर्मल पे कब तक कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे, तो दैट मे टेक 50-100 years, यू नेवर रियली नो। और इट मे नॉट हैपन कम्प्लीटली, क्योंकि सम रिमोट एरियाज विल ऑलवेज रिक्वायर फॉसिल फ्यूल्स इन सम वे, क्योंकि जितना इंस्टेंट एनर्जी हाई कैलोरीफिक वैल्यू से वो दे सकते हैं उतना प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, अगर हम न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर में सक्सेसफुल हो पाए, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर स्पेशली फ्यूजन में, ठीक है, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर, तो दिस स्विच विल बी वेरी वेरी फास्ट। तो इट्स वेरी, वी आर, इट इज हैपनिंग एट अ फास्टर रेट, बट इट इज नॉट वेरी क्लियर द टाइमलाइन इज, we can't, nobody can actually tell you what exactly the timeline will be, how much time will it take to shift completely. प्रतिमा, आपके पर्सनल चैट के अंदर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, बुक रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगी, यस। टोटल 7 यूनिट्स हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस जो है पहले चैप्टर का नाम, उसका अंदर उसका मतलब यही है बेसिकली, मल्टी, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस या मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इज द सेम थिंग। यस हेमंत, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं हम आज। मोस्ट लाइकली एग्जाम ऑनलाइन होगा, बट यू कांट रियली से फॉर श्योर। ऑनलाइन। आप टीम्स पे ही मैसेज कर सकते हो, इसी के ऊपर आपके चैट के लिए आपको टीचर्स के से कांटेक्ट करने के लिए भी चैट बॉक्स मिलेंगे, टीम्स पर ही अपनी टीम्स की आईडी पर लॉग इन करो, यू कैन मैसेज द टीचर्स ऑन द टीम्स ऐप इटसेल्फ, आई विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ योर मैसेजेस। और बाकी ये Q&A सेक्शन तो है ही क्लास का, क्लास अटेंड करो और इसके अंदर भी आप पूछ सकते हो। जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने सेंड किया था, जस्ट हैंग ऑन अ मिनट, मैं अपना नंबर भी अनाउंसमेंट में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो यू कैन ऐड मी देयर। दिस इज माय फोन नंबर। अच्छा, अब लास्ट 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा कुछ सेक्शन है टू स्टडी द पर्सनालिटीज दैट वेरियस पीपल। यार अनोनिमस मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे, बट मोस्ट लाइकली क्योंकि आपका सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट हो रहा है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, दैट इज माय लॉजिक। बट लेट्स सी, इस बार रिकॉर्डेड वीडियोस हर बार अवेलेबल होती हैं, इस बार भी होंगी। यस, इट इज इजी। तो बेसिकली 7 यूनिट जो है ना, उनको मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है अजय। तो हम बेसिकली 7 यूनिट्स को फर्दर स्मॉल चैप्टर यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, इस वजह से आपकी फर्स्ट बुक में 9 चैप्टर्स हैं एंड देन सेकंड बुक में कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल सी द बुक माई सेल्फ कि वो चेंज हुई है एक्चुअली कुछ थोड़ी सी, तो मैं देखता हूँ एक बार आपके सिलेबस में, क्योंकि मेरे पास भी एक्सेस नहीं था उस बुक का, मुझे बस सिलेबस सेंड किया गया था। तो मैं एक बार देख के आपसे फिर डिस्कस करता हूँ कि आपको उस बुक में किस, मतलब उस बुक के हिसाब से हम अपनी PPTs को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिस्कस करेंगे।
वो थर्ड लिंक शायद व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास बस 10 मिनट में, सर 3:30 to 4:30 क्लास है। अभी मैं बाकी ये देख लेता हूँ। हम नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाद हमारा जो टॉपिक है वो पीपल इन एनवायरनमेंट। तो व्हाट आर द डिफरेंट पीपल दैट हैव contributed to environmental conservation in some way or the other. First one is the Charles Darwin. He wrote a book called Origin of Species and Theory. He gave the theory of evolution. You all have studied about him in class 10th science. Charles Darwin, who gave the theory of evolution. Basically, he gave the idea that how the various organisms have evolved, uh, and how the climate, how the surrounding environment shapes the एवोल्यूशन, किस तरीके से सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट चाहे पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा हो, चाहे नेगेटिव, चाहे न्यूट्रल वे में चेंज हो रहा हो, इट विल लीड टू सम एवोल्यूशन, इट विल लीड टू डेथ ऑफ सम स्पीशीज एंड द बर्थ ऑफ सम न्यू वंस। ठीक है, अगर ज़्यादा वर्स वे में ख़राब होगा, इट विल ओनली लीड टू डेथ ऑफ सम स्पीशीज, इट विल नॉट रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ एनी स्पीशीज। उसके बाद द रैल्फ इमर्जन्स, ही स्पोक्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो डेंजर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो है, जैसे बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाइल्ड आई मीन जो ऐसी प्लांट स्पीशीज हैं, रेयर प्लांट स्पीशीज हैं, तो उनके ट्रेड या उनके बिजनेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ें फिर ओवर एक्सप्लॉइट होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हेनरी थॉरो ने बताया था, ही स्पोक अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ विल्डरनेस। जॉन मुयर, इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो किसी का भी नाम सर्च करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। They saved the great ancient sequoia trees in the California formed Sierra Club। तो इसने इन्होंने एक environmental movement स्टार्ट किया था जिससे सेक्वा ट्रीज जो हैं कैलिफोर्निया में उनको प्रिजर्व किया था। उसके बाद एल्डो लेपोल्ड, he designed the early policies on wilderness and conservation of wildlife management in 1980s। ठीक है, एंड रेचल कार्सन, इनका काफ़ी डिस्कशन आता है एनवायरमेंटल साइंस की बुक में। इनके बारे में लिखने के लिए आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रेचल कार्सन वाज a female was a scientist who wrote the book called Silent Spring। So her book actually led to the ban of the pesticides in the United States. She was not taken seriously, unfortunately, for being a woman. In 1960s, women scientists were not given as much importance because it was a male-dominated profession. So, but later on, her findings were found to be very important, and her book got a great recognition. साइलेंट स्प्रिंग का बेसिकली मतलब ये था कि शी वॉज नॉट एबल, तो पेस्टिसाइड्स के एक्सेस यूज की वजह से बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। कैसे हो गई थी इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसी को उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग करा। स्प्रिंग के टाइम में बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से वो चर्पिंग साउंड कम होनी शुरू हो गई थी, धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। इसी की वजह से, इसी को देखते हुए बुक का नाम क्या रखा गया? साइलेंट स्प्रिंग। ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज़ के ऊपर और उसके केमिकल डेंजर्स की ऊपर लिखी गई थी। Then there was a great ecologist, E.O. Wilson. So he wrote the book called Diversity of Life। He envisioned a link between biological diversity and human survival on the earth। तो इन्होंने एक लिंक बताया कि जैसे जैसे अर्थ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, ह्यूमन इंसानों का सर्वाइवल भी अर्थ पे मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सलीम अली एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने बुक लिखी एक इंडियन बर्ड्स के ऊपर। बुक का नाम था फॉल ऑफ द स्पैरो। इंदिरा गांधी, who you all know was the Indian Prime Minister। तो ड्यूरिंग हर टेन्योर उन्होंने क्या क्या बनाया थी? शी मेड अ नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ग्रू फ्रॉम 65 to 298। तो इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पे 65 प्रोटेक्टेड एरियाज थे इंडिया में, जो 298 हो गए थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर्म हुआ था।
personally chaired all the meetings of Indian Board of Wildlife. India became a major player in CITES. CITES जो है वो बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना वाइल्ड एनिमल्स के अंदर, यानी कि चाइना में बहुत होता है ये। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स बहुत महंगे बिकते हैं चाइनीज में, एंशियंट चाइनीज मेडिसिन के अंदर। या बहुत सारे कल्चर्स हैं जो एनिमल्स को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स से, जैसे आपको पता होगा एलिफेंट के, हाथी के जो दांत होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट, उनसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। कुछ चाइनीज मेडिसिन के अंदर उनकी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो एशियन कल्चर्स के अंदर जो एनिमल्स को मार करके उनके पार्ट्स से कुछ ना कुछ बनाने का बहुत ट्रेडिशन है। ठीक है, तो इस चक्कर में इंटरनेशनली एनिमल्स जो है वो ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होती है उनकी एनिमल्स की। तो उसको कंट्रोल करने के लिए CITES बनाया गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये इंडिया बिकेम अ मेजर पार्ट ऑफ द साइट्स। Then SP Godrej, so he is the owner, he is the founder of the Godrej industry, supported live wildlife conservation and nature awareness programs and major advocate of the wildlife in India. And Mr. M.S. Swaminathan, conservation of cultivars and wild plant biodiversity. Madhav Gadgil, he was an environmentalist, community biodiversity registers, इन्होंने डेवलप किए, conservation of sacred groves के लिए काफी काम किया। सीक्रेट ग्रुप्स जैसे कहते हैं ऐसे फॉरेस्ट जिनको बेसिकली रिलीजियसली सीक्रेट माना जाता है। ठीक है, उनको बेसिकली क्या है, ये एक तरीका था, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप रिलीजन से एसोसिएट कर दो तो देन पीपल टेक इट मोर सीरियसली। सो सीक्रेट ग्रुप्स का आइडिया बेसिकली यही था कि दे डिक्लेयर्ड सम फॉरेस्ट और दे मेड सम फॉरेस्ट एज सीक्रेट सो दैट पीपल डू नॉट हार्म देम। ठीक है, तो मेमेलियन इंसेक्ट्स बिहेवियर पे भी माधव गाडगिल ने काफ़ी स्टडीज़ की थी। उसके बाद MC मेहता है, he was also an known environmentalist, so he had filed several PILs to protect protection of Taj Mahal, cleaning up of Ganga, banning of coastal shrimp farming, environmental education in schools and colleges। इन्होंने ही इसकी बेसिकली इसके लिए काफ़ी फाइट किया था, PILs फाइल किए थे। ये देखो 1995 के अंदर ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्वायरमेंटल साइंसेस, और अभी पिछले शायद कुछ 7-8 साल से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है सारे कॉलेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 1995 के अंदर लेजिस्लेशन पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन एवरी कॉलेज, एंड इट वाज स्टिल नॉट अडॉप्टेड फॉर ऑलमोस्ट 10 years। इट वाज नॉट अडॉप्टेड, देन इट स्टार्टेड टू हैपन। अनिल अग्रवाल, तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, तो ही इज द गाय हु हैज स्टार्टेड अ मैगजीन called started a magazine called State of India's Environment. Yeah, so he founded the Center for Science and Environment, CSE. Medha Patkar, she's a tribal right activist. And Sundar Lal Baguna, ये इनकी फोटो है, he is a known environmentalist. So apart from his efforts to protect the forest of Garhwal, he also opposed the formation of the Tehri Dam. तो Tehri Dam को रोकने में इनका काफी बड़ा हाथ था। तेरी डैम को रोकने में, आई मीन तेरी डैम के अंदर रोक तो नहीं पाए वो, अनफॉर्चुनेटली। देर आर सम ऑनरेबल मेंशंस, फॉर एग्जांपल अमृता देवी एंड गौरा देवी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट जो है बेसिकली इन्हीं डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में है। तो ये फर्स्ट चिपको आंदोलन जो था वो अमृता देवी ने किया था जोधपुर राजस्थान के अंदर, कीकर के पेड़ों को बचाने के लिए। गौरा देवी जो थी उन्होंने गढ़वाल के अंदर एक सिमिलर टाइप का, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बगुना इनके साथ मिलकर चिपको आंदोलन किया था। तो फर्स्ट चिपको आंदोलन 1730s में हुआ था जो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था, एंड सेकेंड उसके बाद मेजर जो था वो गौरा देवी में। इस तरह के कई सारे आंदोलन जो है वो मल्टीपल टाइम्स इंडिया के अंदर हो चुके हैं। लास्ट में देर आर सम पॉइंट्स टू नो। आप हैम्बर्ग कनेक्शन क्या है ये सर्च करिए, दिस इज योर होमवर्क दैट यू कैन ट्राई। हैम्बर्ग कनेक्शन क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसे कहते हैं, थॉमस माल्थस ने क्या बोला था, and what is environmental Kuznets curve. So these are some topics I'll leave you with. You can go ahead and take a screenshot of this and look it up what these things are. So I'll take a few more questions of you from you guys, and then we will end the session in 1 or 2 minutes. व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया या टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया तो ऑलरेडी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है तो फुल तो हो ही गया होगा।
ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। वैसे पीपीटी का नाम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज था, बट इट मींस द सेम थिंग। फर्स्ट यूनिट आज ही स्टार्ट हुआ है बस। यार मैंने ग्रुप फॉर्म नहीं किया है ये, और ना मैं कर सकता हूँ, तो आप अपने आपस में ग्रुप बना लो। मैं आपसे जो भी शेयर करूंगा वो मैं यहीं इसी चैट के अंदर शेयर करूंगा। थैंक यू पूजा। हाँ, चैप्टर नेम अजय डिफरेंट है। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज है। मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज है, बट इट मीन्स द सेम थिंग। वो सेम ही चीज़ है, सेम कंटेंट है उसके अंदर। पहले नाम कुछ और था, अभी नेम थोड़े चैप्टर के सिलेबस रिवाइज हुए तो चेंज हो गए। तो मैं मॉडिफाई करूंगा, नेक्स्ट क्लास से मैं देखता हूँ, आपको एक बार डिस्कस करूंगा ओवरऑल में दोनों बुक्स में आपकी क्या लिखा है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल मिल गया आपको, तो वी विल डिस्कस द स्टडी मटेरियल वंस बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट बुक में हाँ, चैप्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर पॉसिबल है तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो आप लोग। व्हाट्सएप के तो ग्रुप फुल हो जाएंगे, फिर आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करते रहोगे कि ग्रुप फुल होता रहेगा, फिर सारे ग्रुप में पोस्ट करना पड़ेगा। इट्स बेटर टेलीग्राम पे बना लो एक बार। सेम 2 कितने मार्क्स का होगा? जितने मार्क्स का सेम 1 था उतने ही मार्क्स का होगा सेम 2। सुमित मैंने कर लिया है, हाँ मैंने लिंक कॉपी कर लिया है। विल ऑल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप। Yes, Anish, Anshika, I am also added in this group. By the way, I have posted my number as well in the pinned chat. You can text me directly if you have any important question. Please don't send good morning, good afternoon messages, or don't send any wishes on festivals. If you have questions, then only text me. Then if I get a lot of messages, I don't get time to answer all of them. टीम्स पर यही जो आप खोल रहे हो ना, जो आपका टीम्स का लिंक है जिससे आप लॉग इन करते हो, इसी से आपको सभी टीचर्स को मैसेज करने का वो मिल जाएगा। आई मीन जो आपको उनकी आईडीज दिखाई दे जाएंगे एंड यू कैन मैसेज देम टीम्स पर। रिजल्ट में कोई डिले चल रहा होगा ऑलरेडी, इसलिए स्टार्ट कर दी है सेमेस्टर 2 की क्लासेस, वरना आ जाएगा आपका रिजल्ट। अगर आप बाई चांस फेल हो भी गए तब भी आपको सेमेस्टर 2 तो अटेंड करना ही है ना, क्योंकि सेमेस्टर 1 के एग्जाम जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए वो वैसे भी आपको सेमेस्टर 3 में देने हैं। सेमेस्टर 1 में अगर आप फेल हो गए तो उससे आपके सेमेस्टर 2 अटेंड करने या ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है एनीवे। एब्सोल्युटली ग्रंथ शर्मा। पास्ट 10 years के एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना इज द बेस्ट आइडिया टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, नॉट जस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ना सबसे अच्छा आइडिया होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उसकी जो पास्ट 10 ईयर वाली जो वो कुंजियां आती हैं, छोटी छोटी जो किताबें आती हैं किसी बेकार से ऑथर की, वो पढ़ के उसमें से आंसर्स मत पढ़ना। पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखो एंड फाइंड द आंसर्स फ्रॉम अ जेन्युइन बुक, एसओएल मटेरियल और इराक बरूचा और एनी अदर गुड बुक। अगर कोई पास्ट 10 ईयर की सॉल्व हुई कोई बेकार सी आपको किताब मिल रही है तो वो खरीद के उसके आंसर्स मत लिखना। पास्ट 10 ईयर की बुक करने के लिए नहीं कह रहा मैं, पास्ट 10 ईयर्स के पेपर करने के लिए कह रहा हूँ अच्छे से। अगर कोई अच्छी बुक है जो एक्चुअली अच्छे से उसके आंसर्स को सॉल्व करके लिखती है, देन गो फॉर इट। मैच करो। अब अच्छी बुक जो है, मैं मुझे आई एम नॉट श्योर कोई ऐसी बुक आती है
अगर कोई आती है तो आप खुद भी इतने अक्लमंद हैं कि आप अपनी जो एक्चुअल एसओएल का मटेरियल है उससे मैच करके देख सकते हैं कि उसमें आंसर्स ठीक से लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। हाउ इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर से जनरल मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होता है, मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो क्यों इन्वायरमेंटल स्टडीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अवेयरनेस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, और क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, जनरली ये क्वेश्चन आते हैं। अजय 7 यूनिट्स हैं बुक में, 9 चैप्टर्स हैं, 7 ओवरऑल यूनिट्स हैं, उनको मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आपका जो सिलेबस मॉडिफाई हो गया है उसको मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, मतलब सिलेबस मॉडिफाई नहीं हुआ, आई मीन चैप्टर्स थोड़े से रीअरेंज हो गए। सेम मटेरियल है, सेम स्टडी मटेरियल है, सब कुछ सेम है, बस उनको डिवाइड कर दिया गया है अलग तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, तो आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। मुझे आपकी जो करंट अपडेटेड बुक है ना वो मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिलेबस ही आया था सिर्फ अभी, तो आई विल सी कि किस तरीके से डिवाइडेड है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर ओबी एग्जाम होता है तो जनरली ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, किसी ने क्वेश्चन पूछा क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, तो ऐसे टाइप, ऐसे राइटिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको